नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो पीईटी के लिए आपकी जो ये विशेष सीरीज लाई गई है भूगोल की, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बिना समय व्यर्थ के अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक सेकंड में बिना समय व्यर्थ के सीधे आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा रिवीजन कराने वाला एक ही प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पोथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो भूगोल है उसके बारे में जो बेसिक सी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा निकलते हैं, उन्हें हम स्किप कर देते हैं कि इन चीज़ों को तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको सिंपल चीज़ें आप गलत करके आते हैं परीक्षा में तो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए सरल चीज़ों को तो कभी भी मत भूलिएगा और कभी भी गलत मत कीजिएगा। बशर्ते आप कठिन प्रश्न को अगर गलत करेंगे तो वो अधिकतर लोग गलत करेंगे, इसलिए आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपसे आता हुआ सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो गया कम रिवीजन के कारण या थोड़ी सी लापरवाही के कारण, तो आपको सबसे ज़्यादा अफसोस होगा। तो आपके इसी रिवीजन को बेहतर करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारत की गोलार्ध पर स्थिति क्या है? तो भारत गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब यह स्थिति इसकी क्या है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वह बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वह मेरे भारत का भूगोल नामक एक जो आपकी मैराथन क्लास दी गई थी, 1 से 1.5 घंटे की वह क्लास है। उसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने इसी को डिस्कस किया है और पूरा आपको बाकायदा एक ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से डिस्कस करके बताया है कि यह आपकी किस प्रकार से आंकड़े निकाले गए हैं। तो भारत का जो गोलार्ध पर स्थिति है वह 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अगला देखेंगे, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी जो भारत है, मान लीजिए ये मेरा भारत है, तो यहाँ उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अब चूंकि उत्तर से दक्षिण ही तो भारत नहीं है, पूरब से पश्चिम भी इसकी कुछ लंबाई होगी, तो पूरब से जो पश्चिम इसकी लंबाई है यह है 2933 वर्ग किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी कौन सी लंबाई है? पूरब से पश्चिम। अगला देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? मीन्स जो आपका भारत है वह 3 तरफ तो जल से घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ वह क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। तो यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है, तो तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं, उनकी लंबाई अगर तटीय सीमा की पूछ ली जाए तो कुल 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। द्वीपों सहित लंबाई पूछ ली जाए, भारत के द्वीप कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार, मालाबार, तटीय, सभी इनको अगर जोड़ करके आपकी तटीय सहित लंबाई पूछ ली जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर। एक बार 1 सेकंड में पुनः फिर से हम आंकड़ों को रिवीजन करेंगे कि एशिया महाद्वीप में ही भारत सबसे बड़ा आपका देश है। इसके बाद आपका उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह भारत है, लेकिन पूरे विश्व में आपके चूंकि 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत का 7वां स्थान आता है। तो इसके पहले के 6 देश कौन से हैं? तो हम याद रखेंगे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। एक बार हम ट्रिक से भी पढ़ लेते हैं। रुक, चीन, अब, आया, भारत, टीना। रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अब से हो जाएगा आ से अमेरिका और बा से ब्राजील, आया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत से हो जाएगा भारत, टीना से हो जाएगा अर्जेंटीना। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको भारत के संपूर्ण भूगोल की डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपको एक घंटा खर्च करना पड़ेगा और पूरा भूगोल आपका रिवाइज हो जाएगा। आप मैराथन क्लास देख सकते हैं जो पहले ही चैनल पर डाली जा चुकी है।
तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। इस प्रकार भारत का जो स्थान है वह 7वां है और 7वें के बाद 8वें स्थान पर आता है अर्जेंटीना। अगला देखेंगे, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में है? तो जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका भारत में मात्र 2.4% भाग ही स्थित है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का विश्व के भारत का कितना क्षेत्रफल है? 2.42%। क्षेत्रफल तो इतना ही है, लेकिन अब आप देखेंगे जनसंख्या के आंकड़े, तो संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पिछली बार भी आया था कि संपूर्ण भारत की कुल जनसंख्या कितने भारत में निवास करती है संपूर्ण विश्व की। उत्तर था आपका 17.5%। आंकड़े आपके बिल्कुल मिलते जुलते रखे गए थे, 17.11%, 17.13%, 17.15%। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्टली बोलूँगी कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और लास्ट तक देखिएगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत में है? 2.4%। जबकि जनसंख्या कितनी रह रही है? तो 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह विश्व में दूसरा है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। अगला देखेंगे, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? यानी भारत का सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो जो भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किससे साझा करता है? बांग्लादेश से। और वो भी कितनी? तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, वो भी कितनी? तो मात्र 106 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत की तटीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं आपके 9। अब उन 9 राज्यों को भी एक बार सुन लीजिएगा। जैसे आपका सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल के बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ऐसे ही आपके कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। और इनकी लंबाई अभी मैंने पढ़ा था कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य से मिलती है? तो अभी हमने देखा था कि भारत की सबसे अधिक जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किससे लगती है? बांग्लादेश से। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। लेकिन भारत की जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लंबी किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा है गुजरात की। कितनी? 1200 किलोमीटर। भारत की न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा। सर्वाधिक गुजरात, सबसे कम गोवा। गोवा आपका हर घर जल वाला राज्य बन चुका है, रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। भारत का एकमात्र रेबीज मुक्त गाँव कौन सा? शहर बन चुका है गोवा। और यहीं पर आपके 100% हर घर जल का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? जो आपका भारत की मैप पर स्थिति है, उस भारत में जो सबसे दक्षिण में पॉइंट जा कर के मिला है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है। यह स्थित कहाँ है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर से रिकॉल करेंगे, भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बन चुका है परीक्षाओं में। तो 876 किलोमीटर। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इसकी भूमध्य रेखा से जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। अगला देखेंगे, भारत का उत्तरी बिंदु। अभी मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिएगा कि यहाँ पर आपका भारत है, तो यहाँ पर आपका हो गया उत्तरी, यहाँ पर हो गया आपका दक्षिणी, यहाँ पर हो गया पूर्वी और यहाँ पर हो गया पश्चिमी। तो जो भारत का उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु अभी हमने पढ़ा क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। अगला देखेंगे, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूरब में कौन है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है आपका वलांगू। और यह वलांगू स्थित कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू। और यह कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अब बचा है हमारा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। मैंने क्या कहा? भारत की स्थिति से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया और आपका गलत हो गया तो आपको सबसे ज़्यादा अफसोस होगा। अभी आप मुझे टाइम नहीं देंगे, अभी आप वीडियो को देखने में टाइम नहीं देंगे 2 मिनट, लेकिन जब आप सरल प्रश्न गलत करके आएंगे तो अफसोस में आप 20 मिनट गुजार देंगे। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर आप अपने वो 20 मिनट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और बहुत ही सरल क्वेश्चंस में होने वाले कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। तो भारत का उत्तरी बिंदु
कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सर क्रीक गुजरात। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक, और स्थित कहाँ पर है? गुजरात में। अगला देखेंगे, भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन, अब इसके बीच में कोई तो ऐसी रेखा रखी गई होगी जिससे हम इस तरफ के हिस्से को भारत और उस तरफ के हिस्से को चीन कह सकें। अगर ऐसी सीमा नहीं रखी जाती तो क्या भारत और चीन अलग हो पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो भारत और चीन के मध्य में जो रेखा रखी गई है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा, और वह कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 के शिमला समझौते में आपके इसे निर्धारित किया गया था। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैक-मोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा आपके स्थापित की गई, निर्धारित की गई। नहीं तो अभी क्या होता है? अभी भैया पाकिस्तान से वैसे ही कम आक्रमण होते हैं, फिर और ज़्यादा होते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा स्थापित की गई है, रेड क्लिफ। देखिए, रेड माने लाल, और लाल किसका सूचक है? खतरे का। तो भैया खतरा कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान और भारत के बीच में लगातार खतरे की स्थिति बनी रहती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के मध्य में मैक-मोहन रेखा। अगला है, भारत व अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है डूरंड रेखा, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो गई है। अगला देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? पिछली बार भी पूछा गया था, और समय रेखा आपका टॉपिक भी है। मैं एक भी प्रश्न टॉपिक से बाहर नहीं ले जा रही हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि इससे ज़्यादा फास्ट और क्विक रिवीजन कोई प्लेटफॉर्म यदि आपको दे रहा है तो आप बेशक उसे ज्वाइन कीजिएगा, जितना कि मैं आपको यहाँ स्पीड में सारे क्वेश्चंस रिवाइज करवा रही हूँ। तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। तो इलाहाबाद के नैनी से भारत की 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा निकली हुई है, जहाँ से हम अपना मानक समय निर्धारित करते हैं। अगला देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरी है? तो जो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी में स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, वह जब गुजरी होगी तो कई राज्य तो बीच में पड़े ही होंगे। तो कुल कितने राज्य पड़े हैं? 5 राज्य। अब उन 5 राज्यों को भी याद कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसकी कोई ट्रिक नहीं है और अभी याद हो जाएगा। कैसे? जितने भी प्रदेश वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। अब 2 को आपको याद करना है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। वेरी सिंपल, अभी याद हो गया होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? समझ रहे हैं ना कि नहीं गुजरती है। तो आपको 5 राज्य पता होने चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इनसे होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अगला देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से। अभी अभी हमने पढ़ा, मानक समय रेखा 5 राज्यों से और कर्क रेखा 8 राज्यों से। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपका कौन सा पड़ जाता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद पड़ता है गुजरात। गुजरात के बाद पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अगला देखेंगे, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो 3 आपके इस प्रकार अर्धचंद्राकार जो समुद्र तट हैं वह कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। अलकनंदा व भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहते हैं देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग। अगला देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां भी आपके सिलेबस में दी गई हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, एक प्रश्न भी अगर टॉपिक से बाहर हिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे टॉपिक में नहीं है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सब कुछ है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके सिलेबस में रखा ना गया हो। बस आपका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लेवल की आएंगी उस टॉपिक से और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। और जो ये पढ़ा रही हूँ ये सब आपके लेवल का और आपके पेपर में छपने वाला है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। फिर से देख लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं।
भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो खारे पानी की लैगून झील है वह कौन सी है? चिल्का झील। और कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है वह है चिल्का झील, उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह कौन सी है? सांभर झील, राजस्थान में। फिर से समझ लीजिएगा कि अगर आपसे सबसे बड़ी तटीय झील पूछी जाएगी जो खारे पानी की है तो चिल्का झील हो जाएगी, लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछी जाएगी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांभर झील राजस्थान में है। अगला देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। वूलर झील जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जिसे कृत्रिम तरीके से निर्मित किया गया? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है? रिहंद नदी बांध पर स्थित है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? रिहंद नदी बांध पर स्थित है। डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसवल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ये सभी नाग, नागिन और बैरीनाग, अनंतनाग, जितने भी नाग आपको मिले ये सभी झील कहाँ स्थित है भैया? जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे, नैनीताल, राकसताल, माताताल, देवताल, नौकुछैया ताल और खुरपा ताल इत्यादि झीलें कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। जितने भी ताल मिले उत्तराखंड में। जितने भी सांप, नाग और आपके जितने भी मिल जाएं, आपके कोबरा ओबरा, वो सब कहाँ चले जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। और जितने भी ताल मिल जाएं, नौकुछैया ताल, माल ताल, देवताल, राकसताल, नैनीताल, ये सभी कहाँ हैं? उत्तराखंड में। अगला देखेंगे, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, फतेह सागर झील और डीडवाना झील ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे, बेम्बनाद झील और अष्टमुदी पेरियार झील ये कहाँ स्थित है? केरल में। बेम्बनाद झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल में। केरल में ही आपके नौकायन दौड़ होती है और केरल ही आपका सबसे पहला भारत का जल मेट्रो परियोजना वाला राज्य बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जो नौकाएं हैं वे बैटरी के द्वारा संचालित की जा रही हैं। केरल के द्वारा ही वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो अब आप याद रखेंगे कि केरल से आपको कितने सारे क्वेश्चन याद करने को मिल रहे हैं। वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम करंट की दृष्टि से जल नौकायन वाला पहला राज्य यानी कि जल मेट्रो वाला पहला राज्य जहां पर आपके नौकाएं जल में बैटरी के द्वारा चलाई जा रही हैं तो केरल। सौर ऊर्जा से संचालित पहले आपका राज्य कौन सा है जो सौर ऊर्जा के द्वारा नौकाओं को संचालित कर रहा है? वह भी आपका केरल है। कौन सी नौका बनाई गई थी? आदित्य नाम की नौका। केरल आपका सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। कितनी साक्षरता है? तो 94.4% साक्षरता है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि केरल में ही आपके बेम्बनाद, अष्टमुदी और पेरियार नामक झीलें हैं। केरल में ही आपके कौन सा त्यौहार होता है? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हर चीज़ मैं ही बताती रहूँगी तो आप क्या करेंगे? केरल में आपके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अब आप मुझे बताएंगे। हुसैन सागर और कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर आपकी झील सबसे ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर आपके जो जलकुंभी पाई जाती है उसके कारण यह झील क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। इसका बहुत ही ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो हुसैन सागर झील के विलुप्तीकरण का या इसके सबसे अधिक विनाश का कारण क्या है? जलकुंभी। और यह स्थित कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में ही आपके कौन से पाए जाते हैं? मृग, थामिन नाम के मृग पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ कैसा एक राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो जलप्रपात है यह जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात है जो शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, सिर्फ आपको नाम नहीं याद रखना है बल्कि उस नदी का नाम, उस राज्य का नाम भी याद रखना है जहाँ पर वह जलप्रपात स्थित है। तो यह शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत की जलवायु है तो जो भारत की जलवायु है वह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला देखेंगे, देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो देश के जो सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण करती है वह चंबल नदी करती है। और यह कहाँ पर करती है? तो मूलतः सर्वाधिक गड्ढों का निर्माण इटावा जनपद में आकर के आपके करती है। अगला देखेंगे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। झीलें किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये दोनों आपके राजस्थान में स्थित हैं, जबकि गांधी सागर आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये तीनों जो झीलें हैं वे किस नदी पर स्थित हैं? चंबल नदी पर। तो राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर झीलें कहाँ स्थित हैं? चंबल नदी पर। चंबल नदी ही आपके सबसे ज़्यादा गड्ढों का निर्माण करती है। सर्वाधिक गड्ढों का निर्माण कहाँ करती है? तो इटावा जनपद में आकर के।
भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जबकि वर्षा सर्वाधिक किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला देखेंगे, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल के नाम से जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी ऋतु है जिसे मानसून प्रत्यावर्तन के काल के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है शरद ऋतु। अगला देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कुल कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कुल कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और उससे संबंधित जितनी चीज़ें निकली थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया था। अगला अब हमारा आ रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के बीच में कौन सी जल संधि है जिसके द्वारा अफ्रीका और यूरोप के बीच का सीमा निर्धारण होता है? तो वह है जिब्राल्टर जल संधि। अगला देखेंगे, रेखाएं कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो दोनों रेखाएं यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले हीरे की खान कहाँ स्थित है? देखिए, अफ्रीका से आपके जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उन सभी को यहाँ डिस्कस करूंगी। एशिया से आपके जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो ऐसे ही करके आपका पूरा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा। और मैं जैसा बार बार कह रही हूँ, अगर आप मुझे अभी टाइम नहीं देंगे तो परीक्षा में प्रश्न गलत होने के बाद अपने अफसोस में आप 20 मिनट जरूर देंगे। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले हीरे की खान कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। रेड इंडियन एस्किमो नामक जनजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो रेड इंडियन या एस्किमो नामक जो जनजातियां हैं इनका निवास स्थान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख रूप से जो जनजाति है वह सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है आपकी रेड इंडियन। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अब हम जो आपकी एस्किमो जनजाति है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं ये बर्फ़ में अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके बर्फ़ से ढके हुए घरों को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से। और वहाँ पर क्योंकि बर्फ़ में चलना काफ़ी मुश्किल होता है इसलिए वहाँ पर पाए जाने वाले पहाड़ी और जंगली कुत्तों को ये अपनी गाड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन कुत्तों को उनमें रस्सी वगैरह बांध करके पीछे लकड़ी के कुछ बैठने का स्थान बना करके एक गाड़ी बना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी होती है ऐसे यहाँ इनके यहाँ कुत्ते से बनी गाड़ी होती है जो बर्फ़ पर चलने के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? स्लेज के नाम से। घरों को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से। वहीं ये कहीं कहीं पर नौकायन करने के लिए जहाँ पानी से इन्हें गुजरना पड़ता है वहाँ पर यह प्रयोग करते हैं नौका का और उस नौका को जाना जाता है कयाक नाम से। अब यह अपने आप को अन्य शिकारी जो आपके होते हैं उनसे बचाने के लिए इसके साथ साथ आपके जो भी जानवर हैं उनसे खुद की रक्षा करने के लिए एक हथियार का प्रयोग करते हैं। वह नुकीला और भाले नुमा हथियार होता है जिसे हम कहते हैं हार्पून। हार्पून के नाम से इनके हथियार को जाना जाता है। नौके को कयाक के नाम से जाना जाता है। घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है और इनकी कुत्ता गाड़ी को स्लेज के नाम से जाना जाता है। यह जनजाति कौन सी है? एस्किमो। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। सारी बातें बता दी हैं। अब भी अगर आप गलत करते हैं तो बहुत गलत बात है। अगला है, चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? तो देश का चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? क्यूबा। विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो पूरे विश्व में जो प्रथम उद्यान है वह कौन सा है? येलो स्टोन पार्क, यूएसए यानी कि अमेरिका में। अमेरिका में पूरे विश्व में जो सबसे पहले उद्यान बनाया गया वह स्थित है और कौन सा है? तो येलो स्टोन पार्क। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और इसी की लगभग तर्ज पर भारत में भी एक स्टैचू निर्मित की गई जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कितनी ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि स्थित कहाँ है तो गुजरात में। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ पीस स्थित है पाली, राजस्थान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थित की गई है यानी कि बनाई गई है आपके लातूर, महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वहीं संत रामानुजमचार्य की भी आपकी प्रतिमा बना दी गई है। कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में। अब उसे क्या नाम दिया गया है ये आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपों का महाद्वीप
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यानी कि जो भी आपके प्रायद्वीप देश हैं उनका भी प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है यूरोप महाद्वीप को। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के नाम से किसे पुकारा जाता है, यूक्रेन को। यूक्रेन आपका कई विवादों और चलते संघर्ष के कारण चर्चा में रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो यूक्रेन को किस नाम से जाना जाता है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के नाम से। झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। कहाँ स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। इसकी राजधानी क्या है, अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। इसकी मुद्रा क्या है, लीरा है। राजधानी, मुद्रा और देश के नाम ये सभी आपके टॉपिक में हैं, आपके सिलेबस में हैं। तो यूरोप की राजधानी किसे कहते हैं, तुर्की को। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। तुर्की की राजधानी है अंकीरा और अंकीरा की जो मुद्रा है अंकारा की वह है लीरा। नेक्स्ट देखेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं और बस 5 मिनट में पूरा फिनिश कर दिया जाएगा और इसके बाद आप परीक्षा दीजिए आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फिर बताइएगा कि यहाँ से कुछ भी नहीं आया, जो भी आपने बताया, जो भी आपने रिवीजन करवाया, कुछ भी नहीं आया, आप बेहिचक बताइएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत द्वारा स्थापित किए गए शोध केंद्र कौन से हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के द्वारा 3 शोध केंद्र स्थापित किए गए जहाँ पर भारत अपने शोध करता है। तो वह 3 शोध केंद्र आपके स्थापित किए गए। दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में किया गया, मैत्री जो कि 1989 में किया गया और हाल ही में आपके 2012 में भारती नामक शोध केंद्र स्थापित किया गया था। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत ने अपने शोध केंद्र किस महाद्वीप में स्थापित किए हैं, तो पहला आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के द्वारा कुल कितने शोध केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो 3 शोध केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री कब, 1983 में, मैत्री कब, 1989 में और भारती कब, 2012 में। अगला देखेंगे, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो अभी हमने देखा कि अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग कर रहा था, जिब्राल्टर जलसंधि। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ रहा है, पनामा जलसंधि। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो स्वेज नहर। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है, तो विश्व की एक ऐसी झील जहां पर सबसे ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर नौकायन का कार्यक्रम भी होता है, तो वह है आपकी टिटिकाका झील। और यह स्थित कहाँ है, तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर आपकी सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील स्थित है। अगला देखेंगे, कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है, तो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के फेजेंडा को आपके कॉफ़ी का बागान कहा जाता है। फेजेंडा नामक शब्द आपका प्रयोग किया जाता है कॉफ़ी के बागानों के लिए। तो कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं, फेजेंडा। कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। अब कॉफ़ी का निर्यात भी सबसे ज़्यादा होता है और इसके बाद आप याद रखेंगे कि इसका जो बंदरगाह है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी निर्यातक जो सबसे बड़ा बंदरगाह है सेंटोस के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी के बागान फेजेंडा, कॉफ़ी का बंदरगाह सेंटोस। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में, ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। तो अभी हमने देखा था कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप को, और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। अंतर आप करेंगे, अंतर आप याद रखेंगे, इन चीज़ों को आप समझ के रखेंगे क्योंकि परीक्षा भी आपको देनी है। आपको अपने नॉलेज को अब बढ़ाना नहीं है बल्कि अपने नॉलेज में आई हुई त्रुटियों को ख़त्म करना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। कालगुरली और कुलगर्डी प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ स्थित हैं, तो कालगुरली और कुलगर्डी नामक जो सोने की खान है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और किम्बरले हमने अभी अभी पढ़ा था कि किम्बरले जो आपकी प्रसिद्ध हीरे की खान थी वह कहाँ स्थित थी, अफ्रीका महाद्वीप में। किम्बरले कहाँ स्थित थी, तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। 5-6 बार क्वेश्चन बोल दिया है और अब भी अगर आप गलत करते हैं तो बहुत गलत बात है। और कालगुरली और कुलगर्डी सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखेंगे, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है,
तो प्रवाल भित्ति आपकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जाना जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस या लैंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमि का देश। तो देखिए कितने नाम हो गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस तो कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। द लैंड ऑफ कंगारू यानी कि कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, यस की आकृति वाला अटलांटिक महासागर जो व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। जो व्यापार की दृष्टि से पूछा जाएगा कि व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वह हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किया जाता है। और इसकी आकृति क्या है? तो यह यस आकृति का बना हुआ है। अगला देखेंगे, मेडागास्कर डियागो गार्सिया द्वीप स्थित हैं। तो मेडागास्कर और डियागो गार्सिया नामक जो द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया और मेडागास्कर नामक द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। तो इस प्रकार आज के आपके टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपको मेरे द्वारा कराया जा रहा है जो रिवीजन है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा होगा। और यकीन मानिए ये सभी क्वेश्चन आपके अंतिम समय में सिर्फ रिवीजन के लिए बनाए गए हैं। अब आप नॉलेज गेन मत कीजिए, आप यहाँ पढ़िए, कहीं पढ़िए, खुद से पढ़िए, बस आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप सबसे बेहतर सीख रहे हैं और आप सबसे अच्छा करने वाले हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा अपने मन में भाव रखिए और बिना परेशान हुए, बिना अपने धैर्य को खोए हुए पूरे इत्मीनान से धैर्यता के साथ अब बस रिवीजन कीजिए और कुछ भी नया मत पढ़िएगा। धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके और इसी प्रकार आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर दिशा प्रदान कर सकें पढ़ाई की पोथी के साथ। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जितनी स्पीड से यहाँ आपको रिवीजन करवाया जा रहा है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये चीज़ आपको परीक्षा हॉल में बैठने के बाद पता चलेगी कि हाँ आपको ये चीज़ें काम आ रही हैं। तो सोचती हूँ कि हाँ आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।